हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के लगभग सभी टॉपिकों से यह क्वेश्चन पिकअप किए गए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप करके न देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े भई अनेक, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास में से राइट आंसर होगा रूपक। इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि मन सा वाली बात आई है। जब भी किसी चीज की किसी दूसरे से आरोप या तुलना हो, अध्यारोपित हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पर मनसा की अध्यारोपित हुआ है तो इसलिए रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है। अब देखिए फ्रेंड, रेलगाड़ी शब्द बना है दो शब्दों से, योग से, रेल धन गाड़ी। अब रेल की बात करें तो रेल शब्द तो है अंग्रेजी का और गाड़ी शब्द है हिंदी का। तो जहां पर दो या दो से अधिक भाषाओं के संयोग से एक शब्द बने, कोई तीसरे शब्द का निर्माण हो, तो उसको कहा जाता है संकर शब्द। इंग्लिश में कहेंगे हाइब्रिड वर्ड। तो हाइब्रिड हो गया एक तरह से, ये संकर शब्द है। तो ऑप्शन डी संकर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है, मैंने पीछे बताया आपको। संकर शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी बना तो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बना है, इसीलिए ये हो जाएगा संकर शब्द। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदी साहित्य का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो देखिए फ्रेंड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिवेणी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने तीन महाकवियों को उसमें प्रस्तुत किया है, और ये कवि हैं आपके सूर दास, तुलसीदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन तीन कवियों का नाम ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। जम्बुल का तद्भव क्या होगा? अब देखिए जम्बुल शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और इसका पूछा गया है कि तद्भव क्या होगा। तो तद्भव की बात करें तो जम्बुल का तद्भव हो जाएगा जामुन। जामुन आपका तद्भव शब्द है, और जो बना है किससे बना है? जम्बुल शब्द से बना है, तो जम्बुल का तद्भव हो गया जामुन। नाना नानी में कौन सा समास होगा? अब देखिए नाना नानी शब्द कैसे हैं, एक दूसरे से पापा मम्मी, नाना नानी, भाई बहन। तो इन सभी शब्दों में जो एक दूसरे के विलोम से हो, और दूसरा उनमें योजक चिन्ह का, जिसमें योजक चिन्ह इस तरह देखिए डैश लगा हो बीच में, तो उनमें कौन समास होता है? ध्यान रखिएगा, उनमें सदा द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन सी द्वंद्व समास यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पिताजी अपने बच्चों के लिए बाहर कमाने गए हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? अब देखिए पिताजी अपने बच्चों के लिए, तो यहां पर कौन सा कारक प्रयोग हुआ? बच्चों के लिए। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण के लिए, कर्ण से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए आता है। तो के लिए कारक किसके लिए? संप्रदान के लिए। तो यहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी। तद्रूप में कौन सी संधि है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तद्रूप में कौन सी संधि है? तो देखिए तद्रूप में संधि है व्यंजन संधि, क्योंकि इसके अगर आपको संधि इसका बिखरा करेंगे तो ये बनेगा तद्धन रूप। तद्धन रूप हो गया कि तद्रूप, तो इसमें संधि हो जाएगी फ्रेंड्स व्यंजन संधि। और तद्रूप की बात करें इसका अर्थ क्या फ्रेंड? इसका अर्थ होता है समान, उज जैसा। जैसे कोई चीज बिल्कुल उसके समान हो, उज जैसी हो, तो उसको कहा जाएगा तद्रूप। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखिए दोबारा पढ़िए इसको, लाइन को। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए एक वर्ड है तारे, जो कि दो बार प्रयोग हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी, और दोनों ही बार इसका अलग अर्थ है। तो जब कभी भी किसी वाक्य में, पंक्ति में अगर एक शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर अलंकार होता है आपका कौन सा होता है फ्रेंड्स? यमक अलंकार। क्योंकि आपने एक उदाहरण और सुना होगा, कनक कनकते सोगुनी। तो वहां पर भी कनक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, एक बार सोने के लिए, एक बार धतूरे के लिए। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार था, और यहाँ पर भी तारे शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। सिर हथेली पर रखना। अब देखिए मुहावरों पर आ जाते हैं। टॉपिक सभी कवर किए हैं हिंदी की वीडियो में इसमें, तो मुहावरों की टॉपिक संबंधित क्वेश्चन आ गया। सिर हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन को देखें। वीरता का प्रदर्शन करना बिल्कुल नहीं, अहम का दिखावा इसका नहीं होगा, पराजय स्वीकार कर लेना ये भी नहीं होगा, मरने के लिए तैयार होना। तो अगर मरने के लिए आदमी को तैयार है तो कहता है कि मैं तो अपना जान हथेली पर रखकर चल रहा हूं, या सिर हथेली पर रखकर चल दिया है आदमी, तो उसी को कहा जाता है कि मरने के लिए तैयार होना। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, इसमें रेखांकित उपवाक्य है। अब देखिए रेखांकित उपवाक्य कौन सा है? जो हुसैन को बनाया हुआ है। तो इसमें कौन सा जो रेखांकित उपवाक्य है, इसमें कौन सा उपवाक्य है? तो इसमें उपवाक्य देखें संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर बताई गई विशेषता। देखिए उस चित्र को उठाओ, कौन से चित्र को उठाइए? जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो हुसैन ने चित्र बनाया है उसी चित्र को उठाइए। तो एक
चित्र की विशेषता हो गई कि हुसैन द्वारा बनाया गया है, और जब किसी की विशेषता बताएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, विशेषण। तो ये उपवाक्य हो गया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। हिंदी वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? देखिए काफ़ी बार बताया गया है, मेरी वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना रखी है वर्णमाला की, बहुत ही डिटेल में स्वर और व्यंजनों को बताया गया है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये पूछा गया है कि हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हिंदी की बात करें फ्रेंड्स, तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 11 और 33 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं शामिल की गई हैं। कितनी भाषाएं आपको पता होनी चाहिए? 22 कुल भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? देखिए हिंदी भी उसमें है, उर्दू की बात करें तो फिर उर्दू भी उसमें शामिल है 22 भाषाओं में, और मराठी भी है, लेकिन अंग्रेजी उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। निम्न में से तालव्य व्यंजन है। अब देखिए फ्रेंड तालव्य की बात हुई है, तो तालव्य कौन से होंगे? जो तालु के स्पर्श करने से बोले जा रहे होंगे, जिनका उच्चारण तालु के टच होने से होगा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी चा। चा हमारा तालव्य व्यंजन है, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले भी व्यंजन अपने वर्णमाला की वीडियो में कि 5 वर्ग हैं। कच टतप, कच टतप ये शॉर्ट ट्रिक है, देखिए सही से लिख देता हूँ आपके लिए। कच टतप, कावर्क, चावर्क, टावर्क, तावर्क, पावर्क। कावर्क हमारे कंठ से आता है, चा तालु से आता है, टावर्क हमारे मूर्धा से है, तावर्क हमारे दंत से है, और पावर्क हमारे होठों से है। तो इस प्रकार चा वर्ग हमारा तालव्य होगा, और चा सब जो वर्ण है वो तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है। तो हिंदी में महाप्राण और अल्पप्राण घोषित के आधार पर 2 प्रकार से वर्णों को बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले, तीसरे और 5वें जो वर्ग हैं हमारे, जो कैच पे वर्ग हैं, इनके पहले, तीसरे, 5वें वर्ण तो हमारे अल्पप्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे ये महाप्राण होते हैं। तो अब देखिए का वर्ग का ये पहला है तो अल्पप्राण हो गया। जा हमारा किस में आएगा? चा छा जा, तीसरे वर्ग का, तो ये भी अल्पप्राण हो गया, बा भी अल्पप्राण है। लेकिन धा जो कि आता है ता था दा धा, चौथा वर्ण है आपके तावर्ग का। तो तावर्ग का चौथा वर्ण की वजह से ये हो गया महाप्राण ध्वनि। तो ऑप्शन डी धा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है वो कहलाते हैं। तो ऑप्शंस में देखें संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो बात की है सबसे ज्यादा खुलने की, मुख द्वार सर्वाधिक खुलेगा तो वो हो जाएंगे विवृत। अगर मुख द्वार कम खुलता तो होते अर्धविवृत, अगर बिल्कुल नहीं खुलता संवृत, और आधा खुलता तो अर्धसंवृत हो जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवृत स्वर, ऑप्शन सी। ए में किन 2 स्वरों की संधि है? अब देखिए ए जो वर्ण है ये किन 2 स्वरों से मिलकर बना है। तो बात करें इसके आंसर की तो ये बनेगा आ धन ई से। तो 2 वर्ण है आ प्लस ई, ये 2 स्वर हैं, ऑप्शन सी, इनसे मिलकर ए वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? देखिए अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां। ऑप्शन डी स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को ही अनुस्वार कहा जाता है। और कौन से अनुस्वार होते हैं? आ, देखिए एक तो होता है अंगा, जिसको एक तो होता है देखिए फ्रेंड्स अंगा, जिसको आ कहता है, दूसरा होता है आ। तो ये हमारे 2 अनुस्वार होते हैं जो कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आमुक्ति किस समास का उदाहरण है? अब देखिए आमुक्ति का अगर हमने पता करना हो कि किस समास का उदाहरण है, किस समास का टाइप है, तो देखिए इसका सबसे पहले करते हैं विग्रह। समास का होता है विग्रह, आ धन मुक्ति। अब देखिए मुक्ति तो एक शब्द हो गया, लेकिन आ क्या है? आ एक तरह से अव्यव है, और जहां भी अव्यव का प्रयोग होगा शब्दों में वहां पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी अव्ययीभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? अब देखिए प्रकृति के पाणिनि की बात हुई है, तो ये किस कवि को संज्ञा दी गई है? तो ये संज्ञा दी गई है हेमचंद को, ऑप्शन बी हेमचंद को। और देखिए अगर सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है सूर्य बल्कि प्रकृति का सुकुमार कवि, इनको कहा जाता है प्रकृति सुकुमार कवि। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनको कहा जाता है भारतीय हिंदी साहित्य का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस कृति है, और इनके रचनाकार हैं ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही आपका आंसर है कि मैथिली शरणगुप्त भारत भारती रचनाकार हैं। और देखिए मैथिली शरणगुप्त का भी एक नाम है, ये भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले क्वेश्चन में आपसे कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, क्वेश्चन बन जाएगी भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो ध्यान रखिएगा मैथिली शरणगुप्त को ही प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। और देखिए ऑप्शन में एक और नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगर पूछ ले कि द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि हो जाएंगे। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते,
अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है। अब देखिए इसमें आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कौन सा अर्थ निकल रहा है, संदेह की तो बात ही नहीं हो रही, इसमें निश्चय भी इसमें नहीं है कि हम बिल्कुल आ ही जाते, ये तो खाली कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम आते। बाकी आया तो इसमें है नहीं कि वो आएंगे, बाकी सिर्फ निश्चय नहीं है, लेकिन संकेत हो रहा है इसमें। देखिए संकेत दिया जा रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम आपके यहाँ बिल्कुल पहुंच गए होते, तो ये संकेतात्मक वाचक है, संकेतवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित शब्दों में योगऋण शब्द कौन सा है। तो योगऋण शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो दो शब्दों से मिलकर बने, दो शब्दों से बनकर बने और उनसे कोई तीसरा अर्थ बन जाए, वही होते हैं योगऋण शब्द। अब देखिए इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी चक्रपाणी। चक्र हाथ, चक्र माने चक्र हो गया, पाणी माने हाथ, जिनके हाथ में चक्र है, तो देखिए ये होते हैं विष्णु भगवान जी। तो ये तीसरा अर्थ इन्होंने बना दिया, दो शब्दों ने मिलकर तीसरा अर्थ बना दिया विष्णु भगवान जी का नाम चक्रपाणी से, तो इसलिए योगऋण शब्द है चक्रपाणी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त होता है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा गया है, हिंदी का किसी भी एग्जाम का हिंदी पूछी जा रही हो, चाहे एंट्रेंस हिंदी हो चाहे कंपटीशन की हिंदी हो, सब में पूछा जाता है ये कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स इनकी ये बहुत ही फेमस कृति है उर्वशी, ऑप्शन डी उर्वशी, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही है साहित्य के लिए भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये बताना है, मैंने पीछे आपको बताया कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस संज्ञा किस नाम से जाना जाता है या इनको कौन सी संज्ञा दी गई है, मैंने वीडियो में बताया है अभी पहले ही। तो आप इसका अगर आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। डेरा, लुटेरा, सवेरा, कोहरा। तो इन चारों में से देखिए एरा प्रत्यय किसमें लगा है। अब देखिए पहचानने की ट्रिक क्या होगी, आप सोचेंगे कई स्टूडेंट की एरा तो सब में आ रहा है, देखिए डेरा, लुटेरा, सवेरा, कोहरा, लेकिन सही तरीका पहचानने का यह है कि जब आप प्रत्यय को उस शब्द से अलग करें तो शब्द का एक मतलब रहना चाहिए, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए पहला शब्द है डेरा, अगर डेरा से आप एरा अलग कर लोगे तो ये रह जाएगा डे धन एरा। तो डे कोई शब्द थोड़ा हुआ, डे तो एक बड़ा है, कोई इसका अर्थ थोड़ा निकला डे का। तो ऐसे ही देखिए सवेरा से सब कुछ निकलेगा, कोहरा से कोहर, लेकिन लुटेरा से लूट धन एरा। अब देखिए लूट एक शब्द है अपने आप में, तो लूट का अलग एक अर्थ है लूटना, और एरा एक प्रत्यय हो गया, तो इसका राइट इसमें प्रत्यय लगा हुआ लुटेरा में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, कि किसका लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, कि जिसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए चाचा को चाची बन सकता है, ये मामा का मामी, बहन का भाई, लेकिन कोयल का कोयली, इस तरह का कोई बिल्कुल कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि कोयल कौवा आप जानते हैं, लेकिन कोयल से कोयली कभी आपने नहीं सुना होगा, ना ही इसका बनता है, तो ऑप्शन डी कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव के रचयिता कौन है। तो पल्लव रचना की बात की जाए तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तो महादेव वर्मा, नागेश्वर प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से देखिए कोई भी आंसर सही नहीं है, चारों ही विकल्प गलत है। असल में पल्लव के जो रचनाकार हैं वे हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, यही पल्लव के रचयिता है। याचना का बहुवचन रूप क्या होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि याचना का बहुवचन रूप क्या होगा, और स्टूडेंट्स को गलत क्या जाते हैं, वो याचनाओं को या तो याचनाओं कर देंगे या याचनाएं कर देंगे, लेकिन वे ये नहीं ध्यान रख पाते कि याचना का बहुवचन हो या एक वचन, वह सदा एक ही रहता है। याचना का याचना ही होगा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो ये रिक्शा की बात करें तो ये फ्रेंच, डच, अंग्रेजी, जापानी, तो इनमें से ये शब्द है जापानी भाषा का, जापान के देश से आया हुआ शब्द है, और जापानी भाषा का यह शब्द है रिक्शा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन देशज है। देशज वो हैं जो शब्द हमारे देहात से देसी रूप से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। तो देखिए अंगूठा, फटाफट, साइकिल और सुंदर, तो इसमें से फटाफट शब्द ऑप्शन बी देशज है। देखिए देशज, लोटा, लोटा भी देशजी शब्द है। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें वीडियो जो लाइक करें तथा साथ ही साथ अपने कम से कम 5 फ्रेंड के साथ और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कलधोत का अर्थ है। देखिए कलधोत काफ़ी एक नया वर्ड है, कलधोत बहुत कम स्टूडेंट ने इसको सुना होगा। तो कलधोत का अर्थ है चांदी, ऑप्शन बी, चांदी को ही कलधोत कहा जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। काफ़ी फेमस पंक्ति है ये कि सांच बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर, ऑप्शन डी कबीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। तारापथ के रचनाकार हैं। तो तारापथ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है
और किन की है फ्रेंड्स, ये रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की एक फेमस रचना है तारापथ। तैरने या पार होने की इच्छा के लिए शब्द है। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पे डिपेंड क्वेश्चन आ गए, इनको देखिएगा। तैरने या पार होने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसकी तितुरसु, तितुरसु को ही तैरने या पार होने की इच्छा कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? मैं खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि मैं नौकरी करे। तो देखिए इसमें से चारों में से ऑप्शन बी, उसने खाना खाया और सो गया, ये एक संयुक्त वाक्य है। मैं खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। और एक होता है मिश्र वाक्य, मिश्र, रूपा चाहती है कि मैं नौकरी करे, ये मिश्र वाक्य है। तो आपको ध्यान रखना संयुक्त वाक्य कौन से होंगे, जिसमें और, किंतु, सही, परंतु, लेकिन, तथा इन सभी शब्दों का प्रयोग हो तो वो होंगे संयुक्त वाक्य आपके। और क्वेश्चन 36, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। तो बात करें ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा विकसित हुई है ऑप्शन ए शोरसेनी से। शोरसेनी से ही ब्रज भाषा का विकास हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन असंगत है? देखिए अफसोस फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही बात है। कैंची तुर्की भाषा की शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है। कारतूस अंग्रेजी, देखिए कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है, कारतूस असल में अंग्रेजी शब्द होता तो ये होता बुलेट। कारतूस को अंग्रेजी बुलेट कहा जाता है, तो ये अंग्रेजी शब्द तो बुलेट है, कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली, भोजपुरी। तो देखिए ऑप्शन सी बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की भाषा नहीं है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो देखिए अंतेवासी उसको कहा जाता है जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? दामाद, दामोदर, दामबंद या दामादितर। तो उसको कहा जाता है दामोदर। जिसके पेट से रस्सी बांधी गई हो उसे कहेंगे दामोदर। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाने वालों को कहा जाता है करत, तद्धित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी तद्धित। नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो नारियल का शब्द का तत्सम रूप की बात करें तो ऑप्शन है नारिकेल, नारियल शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट, देखिए करपट तत्सम शब्द है और इससे तद्भव शब्द का निर्माण हुआ कपड़े का, ऑप्शन सी कपड़े का। तो कपड़ा करपट का तद्भव रूप है। और देखिए कपूर की बात करें तो कपूर का तत्सम क्या होता है? देखिए कपूर का क्या पता है, कर्पूर, कपूर का तत्सम शब्द है और कपूर तद्भव है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो देखिए अनुगामी, ऑप्शन बी अनुगामी को ही कहा जाता है पीछे पीछे चलने वाले को। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो ये है टोटल 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए संस्कार शब्द में उपसर्ग की बात करें तो इसमें उपसर्ग है सम, सम उपसर्ग में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए संस्कार का सही आंसर हो जाएगा। और संस्कार में कौन सी संधि की बात करें तो फ्रेंड्स संस्कार में संधि आती है व्यंजन संधि। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो देखिए पांडव में तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन बी तद्धित। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? देखिए पीछे हमने आपको बताया तद्धित प्रत्यय तो वो होंगे जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ेंगे, लेकिन अगर पूछ ले कि कृदंत प्रत्यय कौन से होंगे तो आप ध्यान रखिएगा कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन सी क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्ययों को ही कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो अपने पद से हटाने को कहा जाता है पदच्युत, जो अपने पद से हटा दिया गया हो पदच्युत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। थोड़ा नापातुला भोजन करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितबई, मिताहारी, मितबय या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मिताहारी, जो कि आहार से संबंधित है। आहार मतलब भोजन, जो मिताहारी जो कम खाना खाता हो, नपातुला खाता हो, उसको कहेंगे मिताहारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे आज के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। लगभग हिंदी के सभी प्रमुख टॉपिकों को लेकर वीडियो बनाई गई है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ साथ आपने मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी अच्छे से मेंटेन किए होंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।